हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 और आज बहुत दिनों बाद इसका अपने पार्ट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। तो इसमें जो अपना टॉपिक है वो है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो ये चैप्टर है, इसका जो स्टार्टिंग पार्ट है या ज़्यादातर जो पार्ट है वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जो नोट्स में क्या कर रहा हूँ, नोट्स में उन चीज़ों को आसान करके आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगे कि सर अगर बुक से कंपेयर करें तो आपके नोट्स उतने जितने ही लगते हैं, लेकिन उतने जितने नहीं है नोट्स, ठीक है ना। बुक इससे इसमें मैं आपको सारा यानी समरी करवा रहा हूँ उस चैप्टर की कि जो जो चीज़ें उसमें से निकल के आ रही हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसमें दो तीन फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूले कैसे बने हैं इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस वो फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो आपके वो इतने ज़्यादा उसके फॉर्मूले आपके नहीं आए भी आपको हर एक फॉर्मूले के बारे में पूछे कि ये बना कैसे है, ठीक है। तो जितना आपको दिया है उतना अपने को करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो ये वाला टॉपिक है बुक में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है मैंने। टॉपिक बना दिया इसका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर कैसी होती है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखो सबसे पहले है प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें जो पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपेगेट कैसे होती है, मतलब कि आगे कैसे चलती है जब इसको अपने किसी मीडियम में या वैसे भी वैक्यूम में भेजते हैं तो ये किस प्रकार से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर आर प्रेजेंट वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो जितने भी रिजल्ट है यहाँ पर जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ ये मैक्सवेल ने बताई थी सबसे पहले, ठीक है। तो उसने बताया मैक्सवेल ने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस अवेलेबल होते हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनती हैं, ठीक है। बोथ द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों फील्ड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। और ये दोनों जो फील्ड हैं ये वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब आप कहने का मतलब ये है कि जैसे अपनी ये ऐसे एक्सिस बनाते हैं ना उंगलियों पर, तो अगर मान लो एक साइड ई वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है तो तीसरा यहाँ पर क्या होगा, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी। मतलब एक्स वाई जेड से अगर अपने कंपेयर करें, बी एक्स डायरेक्शन में अगर अपना ई वेक्टर है, वाई डायरेक्शन में बी वेक्टर है, तो जेड डायरेक्शन में यहाँ पर क्या होगा, जो वेव है वो उसका प्रोपेगेशन होगा। प्रोपेगेशन का मतलब वेव आपकी आगे कैसे बढ़ रही है, कौन सी डायरेक्शन में आगे जा रही है, ठीक है। तो वो वेव प्रोपेगेशन है। तो उस तरीके से इसका वेव प्रोपेगेशन होगा। तो मतलब अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट है कि द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन कैन बी फाइंड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, इट मींस ई क्रॉस बी। यानी आप क्या कर सकते हो कि जो वेव कौन सी डायरेक्शन में जाएगी अपनी, तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब कि आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की फिंगर्स को आपको ई वेक्टर की तरफ खोलना और बी वेक्टर की तरफ रोटेट कर देना है। तो जो आपका ये थंब होगा वो किसको बताएगा, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। जैसे आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, बिल्कुल वही हिसाब है यहाँ पर बच्चों, समझ आई बात। तो देखो यहाँ पर आपको पता लग गया इसकी डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक फिगर है, इसमें आपको शो कर रखा है क्या चीज, कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि अगर मान लो अकॉर्डिंग टू द फिगर एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, यानी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका जेड डायरेक्शन में है, ऐसे ये जेड है। देन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज एक्स डायरेक्शन, जो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी, मतलब वेव जाएगी वो एक्स डायरेक्शन में आगे जाएगी, क्योंकि ई और बी तो वाई और जेड डायरेक्शन में आ ही गए। तो मतलब वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन यहाँ पर एक्स डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों, ठीक है। द इक्वेशंस ऑफ दीज फील्ड्स कैन बी रिटन। अब दोनों जो फील्ड है इनकी जो इक्वेशंस हैं वो अपने किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अपने वेव की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी प्रीवियस ईयर, जो वेव मोशन वाला चैप्टर था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी।
ये जनरली वेव की इक्वेशन होती है। और ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई, फाई यहाँ पर क्या आ जाता है, फेज डिफरेंस आ जाता है, फेज डिफरेंस की फॉर्म में। और फाई की वैल्यू आपने के एक्स वहां पर पढ़ी थी, ठीक है। फाई को अपने के एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स तो यहाँ पर वेव का डिस्प्लेसमेंट है और के यहाँ पर है वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा भी होती है, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है वेव की। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने जब जब दोनों को दिखा ही वेव की फॉर्म में रहे हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है यहाँ पर वो ई वाई इज इक्वल टू ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वाली इक्वेशन ली थी मैक्सवेल ने, तो वैसी इक्वेशन अपने ले रहे हैं। और दूसरी जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी जेड इज इक्वल टू बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। जो आपकी बुक है ना, बुक में यहाँ पर इनके जो साथ में ब्रैकेट में एक्स कॉमा टी लिख रखा है, तो वो एक ही बात है, आप लिखो चाहे ना लिखो, एक्स कॉमा टी का मतलब जो इनकी इक्वेशन है वो एक्स और टी की फॉर्म में है, तो वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा, और जो वेव की वेलोसिटी है वो ओमेगा बाय के है। ये आप वेव मोशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो प्रीवियस ईयर। तो ओमेगा बाय के क्या होती है, वेव की वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैक्सवेल ऑब्टेन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड मीडियम बोथ। भाई ये दो इक्वेशन का यूज करके मैक्सवेल ने इन इक्वेशंस को सॉल्व किया, और सॉल्व करके उसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी उनकी वेलोसिटी निकाली, एक तो वैक्यूम में सबसे पहले, और वैक्यूम के बाद उसने मीडियम में भी फाइंड की, ठीक है। अब वो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके डायरेक्ट दिया हुआ, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं यहाँ पर। तो C इज इक्वल टू, आपको पता है जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम में वेलोसिटी C यानी लाइट की वेलोसिटी की इक्वल आती है, और ओमेगा अपॉन के होता है वैसे तो, लेकिन जो इसकी वैल्यू मैक्सवेल ने फाइंड की वो की 1/√μ0 ε0। अब आप म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई × 10⁻⁷ होती है, और एप्सिलॉन नोट की 8.85 × 10⁻12 होती है। तो इन दोनों वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो सी की वैल्यू अपने पास बिल्कुल लाइट की वेलोसिटी की इक्वली आएगी, मतलब 3 इंटू और अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट की वेलोसिटी से चलती है, किसमें, जहां पर कोई मीडियम ना हो, मतलब वैक्यूम में। अब उसके बाद जो रिलेशन यहाँ पर आपको दे रखा है, ये रिलेशन है ना बच्चों, ये आप कह सकते हो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। देखो ये फॉर्मूले पर बेस्ड बहुत बार न्यूमेरिकल आ चुका है। इस चैप्टर से जब भी न्यूमेरिकल उठता है ना, 90% चांस उसके यही होते हैं कि इसी टॉपिक में से उठे न्यूमेरिकल। तो देखो मैक्सवेल ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस रिलेशन इज ई इज इक्वल टू सी बी। मैक्सवेल ने अब देखो क्या किया कि उसने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड थे, इन दोनों के बिटवीन उसने एक रिलेशन निकाला। भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब उनके जो मैग्नीट्यूड थे, मतलब उनकी डायरेक्शन नहीं ली, ओनली मैग्नीट्यूड लिया, तो उन दोनों के बीच उसने अपने इक्वेशंस को सॉल्व करके रिलेशन निकाला, और वो रिलेशन था E इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, या लाइट की वेलोसिटी आप बोल सकते हो। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लाइट की वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। या फिर ई एम इज इक्वल टू सी बी एम, यानी जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें भी ये जो रिलेशन है ये अप्लाई होता है, ठीक है। ये आ गया दूसरा फॉर्मूला अपना। अब तीसरा फॉर्मूला इसके बाद आता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। अब मीडियम में, तो मीडियम वाला ये जो आपके है ना डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया बुक में, बस मीडियम का ये लिख के और सामने ये लिख दिया, लेकिन ये बना कैसे है ये नहीं लिखा। तो ये मैंने जहां तक मुझे पॉसिबल लगा मैंने आपको बताया है कैसे बना है। देखो अभी आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है वो C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0 की इक्वल आती है। तो V इज इक्वल टू यहाँ पर 1/√μm की इक्वल आ गया मीडियम। अब आपको पता है म्यू मीडियम म्यू नोड म्यू आर होता है, और एप्सिलॉन मीडियम एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर होता है। तो जब अपने म्यू नोड वालों को एक साइड कर देंगे, आर वालों को एक साइड कर देंगे, तो ये 1/μ0 एप्सिलॉन नोड ये आपके पास C के इक्वल बन गया। तो ये C लिख दिया क्योंकि लाइट की वेलोसिटी, और ये अपॉन में पड़ा ही है। या इसको अपने नीचे वाले को N लिख देते हैं। N यहाँ पर क्या है, म्यू नोड अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब ये अपने को बताता है कि जो लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में मीडियम में इतने टाइम्स जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लेस हो जाती है, कम हो जाती है। यानी मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट होने में बाधा पहुंचाता है रास्ते में। ठीक है, तो यहाँ पर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट सी के इक्वल आ गया। तो ये द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। आपको आपने पढ़ा होगा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं, जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो वेव प्रोपिगेशन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि आपने वेव पढ़ी है तो वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव होती है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जैसे एग्जांपल है, जैसे स्प्रिंग में वेव जनरेट होती है, वो स्प्रिंग में वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में होते हैं और जो आपकी वेव है वो भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई होगी आपको। ऊपर 3 फॉर्मूले अपने पढ़े हैं, 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा आज के जो टॉपिक करेंगे उसमें से पहले टॉपिक कर लो आप। अब नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसमिशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो एनर्जी ट्रांसमिट करती है, देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई ऐसे नहीं कोई अलग चीज होती है, अभी आप इसको पकड़ लोगे वेव को। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ऐसी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में एनर्जी ही होती है, एनर्जी ही आगे चलती है और वो एनर्जी वेव की फॉर्म में आगे चलती है। तो इस कारण इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने बोल देते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जा रही है कहीं से तो इसका मतलब वो एनर्जी जा रही है वहां पर। ठीक है ना, वेव की फॉर्म में एनर्जी वहां पर जा रही है उस मीडियम में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जब भी ये स्पेस में से ट्रेवल करती हैं किसी भी कोई भी आपके पास मीडियम है या कोई भी आपके पास वैक्यूम है, जहां से भी ये जाएंगी तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं, एनर्जी ही होती है। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप के फील्ड से मिलकर बनी होती है, तो जो इनकी एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो भी कितने 2 टाइप की होती है। मतलब जो इसकी टोटल एनर्जी है ना उसमें 2 शेयर होते हैं, 2 जने शेयर करते हैं अपनी एनर्जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड शेयर करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो अपने पास फॉर्मूले हैं कि एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में। अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम से कितनी एनर्जी जा रही है। मान लो आपके पास वी वॉल्यूम है, कोई डब्बा है, उसमें से आपको कह दें भी इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें से जा रही हैं, तो उसका यूनिट वॉल्यूम ले लो, यूनिट वॉल्यूम में से कितनी एनर्जी जा रही है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने चौथे चैप्टर में पढ़ा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की इक्वल आती है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो हाफ b² अपॉन μ0, ये 9th चैप्टर में आएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लो, b² अपॉन 2μ0 ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है। अब अपने जानते हैं इन दोनों के बीच सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी डेंसिटी भी अपने फाइंड करेंगे। तो देखो B इज इक्वल टू ई अपॉन सी, ऊपर आपने फॉर्मूला ई और बी में रिलेशन पढ़ा ही था। तो अब C की वैल्यू आपको पता 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होती है, तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट करोगे तो ये μ0 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो E इंटू में √μ0 एप्सिलॉन नॉट आपके पास बन जाएगा। अब इक्वेशन 5 से वैल्यू आप 4 में पुट कर दो। ठीक है, ये 5 इक्वेशन है, यहाँ 4 में B की वैल्यू पुट कर दो। B की वैल्यू अब क्या आ रही है, E इंटू में √μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो आपके पास जो यू बी की वैल्यू यहाँ पर बनेगी बच्चों, वो यू बी आपके पास 1/2 E² μ0 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में μ0, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट E² या यू ई, मतलब यू बी की वैल्यू आपके पास यू ई के इक्वल ही आ गई। ठीक है, सो इट इज क्लियर दैट, ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए यू बी और यू ई दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों का शेयर इसमें क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब 50% एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की होती है, 50% ही एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होती है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है ना, आधी एनर्जी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगी और आधी एनर्जी ही मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होगी। और टोटल एनर्जी डेंसिटी जो इसकी U इज इक्वल टू वो यू बी प्लस यू ई की इक्वल आती है, या इसको यू बी प्लस यू बी या यू ई प्लस यू ई, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल ही है, तो U इज इक्वल टू 2UB या 2UE, या इसको एप्सिलॉन नॉट E² या b²/μ0 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वैसे देखो इसका यहाँ तक तो चलो दिया ही हुआ है बुक में, आगे एक और फॉर्मूला दिया हुआ है मीन एवरेज वैल्यू वाला, साइन थीटा कोस थीटा ऐसा कुछ करके,
वो आपको उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीपली आपके नहीं आता है। आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन वो कैसे आया, क्यों आया, और इतने फॉर्मूले में आपको उलझने की जरूरत नहीं है। मेन अगर फॉर्मूला पूछेगा एनर्जी डेंसिटी का, तो वो यही पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। ये है टोटल एनर्जी डेंसिटी। और अगर आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग पूछे, तो आपके पास ये वाला है। समझ आई बात। अब उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है, वो है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। इट इज शोन बाय एस वेक्टर एंड इट्स वैल्यू इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है। अब इसको समझो क्या है कि मान लो आपने एक डब्बे में जैसे मान लो ये आपके पास कोई वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कोई डब्बा है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास हो रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें से पास हो रही हैं। अब आप इसके अंदर क्या करो, यूनिट एरिया ले लो। मतलब कि यहाँ पर आपने एक स्क्वायर ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर जिसका एरिया है, ठीक है, यूनिट एरिया। तो इस यूनिट एरिया से कितनी आपके पास एनर्जी फ्लो हो रही है, उस एनर्जी फ्लो को ही अपने क्या बोलेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर कह देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी पास आउट होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी किसी मीडियम में प्रोपेगेट होती है, तो तब यूनिट एरिया से जाने वाली एनर्जी को अपने क्या बोल देते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/μ0 E × B, ये इसकी वैल्यू होती है। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो एस इज इक्वल टू E/B/μ0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक आता है मोमेंटम एंड प्रेशर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जो मोमेंटम और प्रेशर होता है। तो देखो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एनर्जी है, तो इसका मोमेंटम भी होगा, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर और मोमेंट होता है एम वी। अगर एम वी जीरो है तो एनर्जी भी जीरो है, और अगर एनर्जी है तो मतलब मोमेंटम भी है वहां पर, ठीक है। तो आपको पता है देयर इज एन एनर्जी एंड मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही रिलेटेड होते हैं। एंड द सरफेस ऑन विच दीज रेज इंसिडेंट प्रोड्यूस ए प्रेशर आल्सो। और जिस सरफेस पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होती हैं, या जिस पे अपने डालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर इसको, तो उस पर प्रेशर भी ये जनरेट करती हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर मोमेंटम भी होगा और प्रेशर भी होगा। तो अब देखो इनके फॉर्मूले, मोमेंटम और प्रेशर के, ये दोनों फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं कि इफ यू एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू ए सरफेस इन डेल्टा टी टाइम बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली, और डेल्टा टी टाइम में आपने यू एनर्जी उस पर क्या कर दी, डाल दी उसके ऊपर, ठीक है ना, यू एनर्जी दे दी उसको। तो जो वहां पर मोमेंटम होगा, मतलब कि जो आपने सरफेस है उसको कितना मोमेंटम आपने दिया है, तो वो मोमेंटम आपका P इज इक्वल टू U/C हो जाएगा। U यहाँ पर एनर्जी और C यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि इफ सरफेस इज टोटली रिफ्लेक्टेड। अगर आपके पास जिस सरफेस पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाल रहे हो वो पूरा रिफ्लेक्टेड है, तो मतलब जितनी वेव डालोगे उतनी रिफ्लेक्ट हो के आएगी। तो अब वहां पर जो मोमेंटम हो जाएगा वो बिल्कुल वही चीज हो जाएगी कि जैसे आपने कॉलिजन वाला टॉपिक पढ़ा था, कि अगर मान लो बहुत ही हैवी चीज से कोई लाइट पार्टिकल टकराता है, तो जो जितने मोमेंटम से ये जाता है उतने मोमेंटम से वापस आ जाता है। एम वी और माइनस एम वी, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, और टोटल जो इसका मोमेंटम में चेंज आता है वो 2 mv के इक्वल आता है। ये आपने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस ईयर 5वें चैप्टर में। तो अब बिल्कुल वैसी चीज यहाँ पे है कि अगर देखो ओनली उस पर डाला आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो तब उसका मोमेंटम तो U/C था। अब जब वो रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो उसका ट्रांसफर्ड मोमेंटम, ट्रांसफर्ड मतलब उसका वापिस आने वाला मोमेंटम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो कितना हो जाएगा, 2U/C। ये आपको ऐसे कैसे याद रखना है, और ये फॉर्मूला बहुत ही कम चांस है पेपर में ऐसे फॉर्मूले नहीं आए हैं आज तक, बस दिए हुए हैं आपकी बुक में। अब प्रेशर जो जनरेट होता है वो प्रेशर I/C होता है। आई यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ वेव है, वेव की इंटेंसिटी। और इसमें भी सरफेस इज टोटली रिफ्लेक्टेड, यानी जो आपका सरफेस है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड सरफेस हो, तो जो प्रेशर होगा वो 2I/C हो जाएगा, जितना डालोगे उतना ही वापस, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये तो चलो फॉर्मूले हो गए। फिर पॉइंट आता अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये फॉलो करती हैं। 12वें चैप्टर में अपने पढ़ेंगे क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये सारी जो प्रॉपर्टी है ये शो करती हैं। ये 11वें 12वें चैप्टर में आएंगी सारी प्रॉपर्टीज, वहाँ डिटेल में आपने, अगर जिस बच्चे ने कर लिया वो उसने पढ़ लिया होगा, बाकी अपने पढ़ेंगे। फिर आता है डॉपलर इफेक्ट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डॉपलर इफेक्ट 11वीं क्लास में था, वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो शो करती है। ठीक है, अब लास्ट में देखो, चलो ये तो आज की अपना टॉपिक हो गया है। अब यहाँ से बात आती है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाएगा बच्चों, वो या तो क्वेश्चन आपसे ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है 1 नंबर में, या इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि जो आपका न्यूमेरिकल आता है ना, उसमें आपको डायरेक्ट देते होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये न्यूमेरिकल कहाँ से पूछा है और कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करने का फॉर्मूला ओनली आपकी यही है। ठीक है, एक फील्ड से दूसरा फील्ड निकालना पूछे, मतलब 17वें चैप्टर का फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा। उसके बाद मीडियम में आपसे स्पीड पूछी जा सकती है। उसके बाद ये आपके पास एनर्जी के फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, या एक बार पॉइंटिंग वेक्टर का भी शायद पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये यहाँ से आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, तो ना ही यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है ना, तो मेन इसमें क्या है कि जो फॉर्मूले हैं बस उनको आप मेन फोकस करो, थ्योरी पर इतना ज़्यादा यहाँ पर कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ से थ्योरी से कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओनली फॉर्मूले पर फोकस करो। तो यही इस चैप्टर के कुछ मेन मेन क्या हैं, फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपका आज का बता दिया है कि न्यूमेरिकल के लिए आज से ये फॉर्मूला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी जारी रखें।